आपने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा या फिर पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में और अभी आप भूल चुके हो, तो आपके लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है ये। बस क्या करना है आपको, एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाना है और साथ में सारी चीजों को नोट डाउन करना है। जितने क्वेश्चंस कराऊंगी वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथ में, और इसमें से आज के लेक्चर में से पक्का आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर अगर आपने इस तरीके से पेपर में लिख दिया ना बेटा, आपके नंबर कहीं जाएंगे ही नहीं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। His atomic theory was based on the law of chemical combination। और इसकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? केमिकल कॉम्बिनेशन। 118 एलिमेंट्स के ऐसे सिंबल याद करना कितना मुश्किल है। क्या आप किसी एक एटम का मास निकाल सकते हो? सो हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी मैम आपकी साइंस टीचर बेटा आ चुकी हूँ एक फाइनल शॉर्ट रिवीजन सीरीज का थर्ड लेक्चर लेके, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। तो बेटा अगर आपने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा या फिर पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में और अभी आप भूल चुके हो, तो आपके लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है ये। हम फटाफट से सारी चीजें रिवाइज करेंगे, आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि वैलेंसीज कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। आज के इस लेक्चर में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस क्या करना है आपको, एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाना है और साथ में सारी चीजों को नोट डाउन करना है। जितने क्वेश्चंस कराऊंगी वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथ में, और इसमें से आज के लेक्चर में से पक्का आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब समझते हैं भाई सबसे पहले कि एटम होता क्या है। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं, जो भी मैटर होता है हमारे आसपास में, चेयर, पेन, पेंसिल, कॉपी, ठीक है, जो भी कुछ है वो सब कुछ एक छोटी सी चीज से बना है जिसको हम बोलते हैं एटम। अब समझते हैं कि सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने सोचा होगा इसके बारे में। तो उनका नाम था महर्षि कनट। इन्होंने क्या कहा था, अगर आप किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाओगे तो वो एक छोटी सी चीज बन जाएगी, और इसी को उन्होंने नाम दिया था क्या? परमाणु। तो देखो क्या बोला, इफ वी कीप डिवाइडिंग मैटर, अगर आप मैटर को, पदार्थ को कंटिन्यू डिवाइड करते जाओगे इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो स्टेज विल कम, एक स्टेज आएगी जब वो और फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा, और उसी को नाम दिया था इन्होंने क्या? परमाणु। तो सबसे पहले इंडिया के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, अगली बात समझते हैं अब कि कौन आया फिर। तो फिर आए ग्रीक फिलोसोफर्स जिनका नाम क्या था? डेमोक्रिटस एंड लुसिफस। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला अगर आप डिवाइड करते रहोगे तो फिर एक स्टेट आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? एटम। यानी कि एटम और परमाणु दोनों के दोनों ही क्या होती हैं? सेम चीजें होती हैं। अगली चीज, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड लुसिफस कॉल्ड दीज पार्टिकल एटम। इन्होंने क्या कहा था? एटम होते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, और साथ में इन्होंने बोला इसकी मीनिंग होती है क्या? इनडिविजिबल, यानी कि ऐसी चीज जो और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब समझो आगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो भाई दो लॉ दिए गए थे, किसने दिए थे? ये लवॉइजर ने दिए थे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी यहाँ पर लिख लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है आपके, आएगा। या तो डायरेक्टली वो लॉ लिखने को बोलेंगे या फिर वो इस लॉ से क्वेश्चन दे देंगे आपको। ठीक है, अब समझते हैं होता क्या है। तो समझो भाई, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है कि ना तो आप कभी भी मास को बना सकते हो, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां पर? इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो होता क्या है फिर, चीजें खत्म कैसे हो जाती हैं? हमें तो दिखती नहीं। जैसे मान लो आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद तो वो खत्म हो जाता है, फिर आपको दोबारा डलवाना पड़ता है, तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है ना, वो धुआं बन के निकल जाता है, इसलिए गायब हो जाता है। समझ में आई बात? तो फॉर्म चेंज होता है लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को बनाया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, इस तरीके से कि आपने रिएक्टेंट जितना लिया है, प्रोडक्ट भी हमेशा उतना ही बनेगा, वो चीज कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे बोल रखा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास था रिएक्टेंट का उतना ही मास होगा किसका? प्रोडक्ट का। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि यहाँ पे आपने 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, आपको ये पक्का याद रखना है, आपके पेपर में आएगा। अब समझो भाई, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला। एग्जांपल, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक रिएक्शन है जिसमें क्या लिया है आपने? 5.3 ग्राम लिया है सोडियम कार्बोनेट। रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ में। द प्रोडक्ट वर 2.2
ग्राम ऑफ CO2, CO दैट मीन CO2 एंड 0.9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये सारी चीजें बता रखी हैं। अब आपको बताना है क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लग रहा है इसमें। तो भाई सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड क्या बन रहा है, सोडियम इथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो जो भी चीजें लिखी है वो सारी की सारी यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो। तो देखो सोडियम कार्बोनेट कितना दिया है 5.3, इथेनोइक एसिड कितना दिया है 6 ग्राम, ठीक है, प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ CO2, तो ये कितना है भाई 2.2 ग्राम है। साथ में H2O कितना दिया है 0.9 ग्राम दिया है, और सोडियम इथेनॉल कितना दिया है 8.2 ग्राम। तो भाई जब आप इसको प्लस करोगे और इसको प्लस करोगे तो दोनों क्या आएगा प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आएगा हमेशा। और इसी तरीके से यहाँ पे फॉलो होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गई भाई इतनी बात, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला लॉ था, ठीक है, किसका, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। अब समझते हैं अगला लॉ क्या बोलता है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि कोई भी अगर एक प्योर कंपाउंड है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमेशा सेम रेशियो में ही एलिमेंट लगते हैं, चाहे वो कहीं से भी ऑब्टेन किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर H2O, मैंने बोला वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। आप बोलोगे नहीं मैम हमारे घर का जो पानी है ना उसका फॉर्मूला H2O नहीं है। बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा H2O ही होगा, चाहे वो मेरे घर का पानी हो, ठीक है, चाहे वो आपके घर का पानी हो, या फिर वो कहीं का भी पानी हो, ठीक है। तो किस जगह से आपने उसको ऑब्टेन किया है, कैसे वो बनाया गया है, उन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करता। बस कोई कंपाउंड है तो उसमें फिक्स्ड नंबर के रेशियो ही प्रेजेंट होंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा देखो, जैसे H2O में हमेशा हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, ऐसे ही CO2 में कार्बन हमेशा 1 होगा और ऑक्सीजन हमेशा 2 होंगे। ये चीज कौन बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो क्या बोलता है ये, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, जब कोई भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड होगा ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, उसमें क्या होंगे हमेशा सेम एलिमेंट होंगे इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम एलिमेंट होंगे और सेम प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पे 1:2 है, तो हमेशा इनके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपाउंड एंड द सोर्स ऑफ कंपाउंड। बेटा बस 1 मिनट रुको, हेलो, हाँ भैया, लेते हैं, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, उसके बाद में दोबारा शुरू करते हैं। बस घर से कॉल आ गई थी तो आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं भाई दोबारा से, ठीक है। तो किस सोर्स से लिया गया है उस पर डिपेंड नहीं करती है ये चीज, ठीक है। तो ये 2 लॉ थे, ये दोनों के दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने ही चाहिए। अब समझो आगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन, उसने एटम्स के बारे में कुछ कुछ चीजें कही थी, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब समझो क्या थ्योरी दी थी, इसने बोला था अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अकॉर्डिंग एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने बोला कि कोई भी मैटर है, कोई भी चीज है, जैसे ये पेन, पेंसिल, जो भी चीज है वो सब कुछ किससे बनी है, एक बहुत छोटी यूनिट से बनी है, और उसी को हम बोलते हैं एटम। किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, ठीक है। अगली चीज, His atomic theory was based on the law of chemical combination। और इसकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी अभी पढ़ के आए हैं हम कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों के बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दी थी। सबसे पहली चीज क्या, कि जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स के बने होते हैं और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। दूसरी चीज, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी जो थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। Dalton's atomic theory provide an explanation for the law of conservation of mass, और law of conservation of mass और and law of definite proportion का जो वो थे explanations थे वो भी किसने दिए थे, डाल्टन की थ्योरी ने दिए थे। समझ में आ गई बात। अब ये छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्या है, ये एटम्स हैं, ठीक है बेटा। समझो, postulates
ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। समझते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा से यहाँ पे हम ठीक करेंगे क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब समझो क्या है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। बोला जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे बहुत छोटे 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 पार्टिकल से बने हैं और उन्हीं को हम एटम बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एज अ रिएक्टेंट वो वर्क करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, अगली चीज, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स को आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा बोला था किसने, डाल्टन ने। तो कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो बना सकते हो, और डिस्ट्रॉय, ना ही खराब कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। बेटा बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट वाली स्लाइड होगी ना वो इसी से रिलेटेड होगी, समझे। तो अभी ऊपर वाले 2 पॉइंट आपको क्लियर है। सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज इन्होंने बोली क्या, कि कभी भी आप एटम को ना तो तोड़ सकते हो और ना ही आप बना सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अगली चीज देखो बेटा, ध्यान से सुनो क्या बोला है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे मास में। क्या बोला इन्होंने, सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे मास में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो सारे के सारे सबका मास सेम होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ऐसा बोला था डाल्टन ने। देखो सही बोला था या गलत बोला था वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये समझेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे कि बोला क्या था डाल्टन ने, क्या क्या चीजें बताई थी, क्या क्या थ्योरीज थी, क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, तो 3 चीज अभी तक हम समझ चुके हैं। फोर्थ, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। इन्होंने क्या कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनका मास भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो सिंपल अगर मैं ऑल इन ऑल बोलूं, समरी दूं आपको, तो क्या है वो समरी ये है कि जितने भी सेम एलिमेंट वाले होंगे उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। डिफरेंट एलिमेंट वाले होंगे उनका मास डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। किसने कहा था, मैंने नहीं कही ये बात, ये बात डाल्टन ने कही थी। किसने कही थी, डाल्टन ने। अगली चीज, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। बोल रखा है एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं होल नंबर में। क्या मतलब है इसका, देखो H2O इस तरीके से ये वो होते हैं, कंबाइन होते हैं। ये कभी ऐसे नहीं होते H1.2O 5.6, मतलब होल नंबर में होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में नहीं होते कभी भी। ठीक है, हमेशा होल नंबर में कंबाइन होते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था H2O के अंदर H कितने होंगे, 2, और O कितने होंगे, 1। वो चीज फिक्स रहेगी हमेशा। तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स हैं, आपको याद करना है। अभी के अभी करो इसको याद। ठीक है, फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करो और याद करो। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको समझते हैं अब कि ड्रॉबैक्स क्या थे। देखो बेटा होता क्या है, हमेशा हम पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने क्या सोचा था। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम एक बात बताओ, जब सही पढ़ाना ही है तो पहले गलत क्यों पढ़ा रहे हो, सीधा सही पढ़ा दो। तो बेटा एक तरीका होता है, देखो कैसे, जैसे भाई अगर किसी साइंटिस्ट ने पहले गलत सोचा ही नहीं होता तो फिर किसी ने सही भी नहीं सोचा होता। समझे आप बात, क्योंकि जब किसी ने गलत सोचा फिर किसी दूसरे बंदा आया, उसने सोचा कि अच्छा इसमें थोड़ी सी गलती है, उसको सही किया गया, फिर कोई तीसरा इंसान आया है ना, फिर थोड़ी सी चीज उसने सही की, तो ऐसे करते 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 परफेक्शन आई। अगर हम डायरेक्टली आपको सही वाली चीज पढ़ेंगे तो आपको जो माइंड है ना वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा उस लेवल का जैसे लोगों ने सोचा था। समझ में आई बात। तो हम पहले पढ़ाते हैं कि इन्होंने ये गलतियां की थी, फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने उन गलतियों को सुधारा और एक नई थ्योरी दी। समझ गए बात। अब समझो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और भाई यहाँ पर भी हम लिखेंगे, इंपोर्टेंट है, आता है पेपर में, कि क्या क्या कमियां थी। डाल्टन ने इतने कॉन्फिडेंस से इतनी सारी बात बोली, इतने मजे आ गए, मतलब सुन के हमें लग रहा था वाह सेटिस्फेक्शन, सब समझ आ गया, लेकिन कुछ गलतियां थी, कुछ कमियां थी। अब देखते हैं क्या क्या गलतियां थी। सबसे पहली चीज, एटम्स आर डिविजिबल। क्या, जब से लेक्चर शुरू हुआ है, जब से नई क्लास में आए, जब से सिर्फ यही चीज सुन रहे हैं क्या, कि एटम को तोड़ नहीं सकते, एटम को तोड़ नहीं सकते। अभी पहली बार बोला क्या एटम को तोड़ सकते हैं, हाँ एटम को तोड़ सकते हैं, और ये डाल्टन का ड्रॉबैक था, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि आप एटम को नहीं तोड़ सकते। तो समझो एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या थी, ड्रॉबैक थी डाल्टन की। तो एटम्स आर डिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से एटम्स वर इनडिविजिबल, एटम्स जो थे उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। बट नाउ वी नो एन एटम इज डिविजिबल, लेकिन अभी हमें पता है कि एटम को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, किससे? न्यूक्लियर रिएक्शन से। किस में तोड़ सकते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना अभी जानने के लिए, इन सबको भी समझेंगे लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अगली चीज आइसोटोप्स। क्या बेटा? ये आइसोटोप्स। अब समझो क्या होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट, डाल्टन ने क्या कहा था? याद करो, मैंने 2 बार रिवाइज कराया था अभी पीछे। डाल्टन ने कहा था ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। बोल रखा है कि जो भी एटम होंगे सेम एलिमेंट के, उनका मास हमेशा सेम होगा। बट नाउ, पर अभी हमें पता है दैट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। बोल रखा है ऐसा हो सकता है कि अगर सेम एलिमेंट के एटम हो, उनका मास थोड़ा सा अलग हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है ये? बेटा एक और कॉल आई है, बस 2 मिनट वेट करो, घर वाले बाहर गए हैं। ठीक है, बस 1 मिनट देखने दो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देखो भाई हुआ क्या है ना कि मैं तो आई हुई हूँ बाहर रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन घर पे कोई है नहीं आज, तो सबके अलग अलग कॉल आ रहे हैं। अभी बड़े वाले भैया की कॉल आई थी, फिर छोटे वाले भैया की कॉल आई है कि हाँ हम पहुंच गए हैं, या फिर ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। देखो क्या चीज थी, आइसोटोप। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो ये कहती है कि जो एटम्स होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के, उनका मास हमेशा सेम होता है। लेकिन आज के टाइम पे हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मिली, कुछ ऐसे एटम्स देखने को मिले जिनके मास डिफरेंट थे, और उन्हीं को हमने क्या बोला? आइसोटोप्स बोला। क्या बोला? आइसोटोप। अब समझो नेक्स्ट ड्रॉबैक, आइसोबार। क्या है बेटा? आइसोबार। तो डाल्टन ने कहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। इन्होंने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो मास भी डिफरेंट होता है। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं लेकिन फिर भी मास क्या होता है? सेम। तो नाउ वी नो दैट इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम मास। ठीक है, सेम मास हो सकता है, और उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो ये 3 ड्रॉबैक थे। अगर आपने इस तरीके से पेपर में लिख दिया ना बेटा, आपके नंबर कहीं जाएंगे ही नहीं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब समझो अगली चीज, डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम। तो भाई जब डाल्टन को कुछ एलिमेंट्स मिले तो उसने कुछ सिंबल्स बनाए। ठीक है, कि अगर हाइड्रोजन होगा तो उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या इसने सिंबल्स दिए थे। इसने बोला हाइड्रोजन होगा तो ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर बना देंगे। फॉस्फोरस को ऐसा बना देंगे, कॉपर को ऐसा बना देंगे, गोल्ड को। लेकिन भाई हमारे पास तो पूरे 118 एलिमेंट्स है ना। 118 एलिमेंट्स के ऐसे सिंबल याद करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है ना। तो भाई ये तो दिक्कत आ गई, इतने सारे सिंबल्स बनाओगे कैसे? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई बना भी देगा तो दूसरा बंदा उसको याद कैसे करेगा? ठीक है, तो ये सिंबल्स जो किसने दिए थे? डाल्टन ने। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट था डाल्टन जिसने क्या किया था? सिंबल्स दिए थे। किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। ये सारे सिंबल्स थे। आपको ये भी पता होने चाहिए क्योंकि कभी कभी किसी किसी स्कूल में ये वाले क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि भाई सिंबल्स बताओ, ये सिंबल किसका है। ठीक है, तो जस्ट एक बार इसके साथ ना गो थ्रू हो जाओ, समझ में आ जाएगा आपको। 1-2 बार देख लोगे ना, चीजें याद हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियली जो नेमिंग थी वो किसके बेसिस पे होती थी? डिस्कवरी के बेसिस पे या फिर लोकेशन के बेसिस पे, कि जहां से कोई एलिमेंट मिला, एक्सट्रैक्ट किया गया, हमने उस जगह के हिसाब से उसका नाम रख दिया। ठीक है, या फिर किस बंदे ने उसकी डिस्कवरी की, किस साइंटिस्ट ने की, तो उस साइंटिस्ट के नाम पे हम रख देंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे बोल रखा है कॉपर डिराइव्ड फ्रॉम किप्रस एंड बेस्ड ऑन कलर, कलर्स के बेसिस पे भी रखते थे। जैसे कि गोल्ड जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है जिसकी मीनिंग है क्या? येलो। ठीक है, डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। ये बहुत ड्रॉ करने में मुश्किल थे, यूज करने में इनकन्वीनियंट थे, मतलब मजा नहीं आ रहा था ऐसे ना, ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ ये तो परफेक्ट चीज बन गई है। ठीक है, तो फिर चीजें चेंज की गई। अब देखो समझते हैं आगे। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब जो मॉडर्न सिंबल्स आए वो किस तरीके से लिए गए थे? इन्होंने बोला मॉडर्न सिंबल्स कुछ ऐसे रखेंगे जो सब यूज कर पाए, सबको इजीली याद हो जाए। उन्होंने बोला फर्स्ट वाला जो लेटर होगा उसको कैपिटल लिख दो, सेकंड वाले को स्मॉल लिख दो, सिंपल। इस तरीके से बनाते हैं, सबको याद रहेगा। अब देखो इन्होंने बोला मॉडर्न नेम एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर
डेडिकेटेड बाय IUPAC। अब देखो होता क्या है बेटा, पहले IUPAC की फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद होनी चाहिए आपको, कभी कभी क्या होता है मिलावट में पहुंच जाते हैं और हमको IUPAC की फुल फॉर्म ही नहीं याद होती है, बहुत गलत बात है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब समझो होता क्या है। जैसे मान लो कि आप एक साइंटिस्ट हो, आप मान लो, ठीक है। अब आप एक साइंटिस्ट हो, आपको एक एलिमेंट मिला, आपने बोला मैंने ढूंढा है और मेरा नाम है क्या, मेरा नाम है कुछ भी नाम है आपका नाम है राहुल, ठीक है। तो आपने बोला भाई मेरा नाम राहुल है, तो मैं इस एलिमेंट का नाम रखूंगा क्या, राहुल। पर वही एलिमेंट किसी दूसरे इंसान को भी मिल गया किसी दूसरी जगह पे, उसने सोचा कि ये जो एलिमेंट मुझे मिला है ना, मैं इसका नाम ना अपने नाम के ऊपर रखूंगा या फिर अपने किसी फैमिली के इंसान के नाम के ऊपर रखूंगा, ठीक है। तो उसने बोला इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम हो जाएगा पीयूष। समझ में आई बात? तो ऐसे दो नाम रख दिए। अब एलिमेंट तो सेम ही है, लेकिन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने ढूंढा है तो हम अपने नाम के हिसाब से रखेंगे, लेकिन ये तो गलत बात है ना। तो इन सबकी लड़ाइयों को खत्म करवाने के लिए आता है कौन, IUPAC नॉमेनक्लेचर। और वो बोलता है सुनो भाई, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, सुना जाएगा सिर्फ वो जो हम बोलेंगे, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ कुछ नाम दिए, कुछ कुछ चीजें बताई, रूल्स बनाए और उन्हीं रूल्स को आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट नेम इन कैपिटल, जो फर्स्ट वाला होगा उसको आप कैपिटल में लिख दोगे, जैसे कि हाइड्रोजन में H, ऑक्सीजन में O एंड कार्बन में C। अगली चीज, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट नेम इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर इन द स्मॉल। फर्स्ट वाला कैपिटल में लिख दोगे, सेकंड वाला स्मॉल, जैसे एल्युमिनियम में Al, कैल्शियम में Ca एंड हीलियम में He। अगली चीज उन्होंने बोली फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट्स नेम इन कैपिटल एंड एनी अदर लेटर इन स्मॉल, जैसे कि जिंक है तो Z और Nc, मतलब ZN, मैग्नीशियम Mg, क्लोरीन Cl, ठीक है। पहला रूल क्या बोला कि अगर सिंगल वर्ड्स वाले होंगे तो सिर्फ फर्स्ट लेटर, कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट वाला लेटर भी और सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला कैपिटल, सेकंड वाला स्मॉल। थर्ड, अगर आपको कोई और वर्ड यूज करना है बीच का, तो फर्स्ट वाला कैपिटल ही होगा और सेकंड वाला कैसा होगा, स्मॉल ही होगा। अगली चीज, टेकन फ्रॉम लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक, कुछ अलग अलग जगह से लिए गए थे, जैसे कि आयरन का फेरम तो Fe, सोडियम नेट्रियम Na, पोटेशियम, देख रहे हो बेटा ये अलग अलग, जो बच्चे पूछते हैं ना कि ये अलग कैसे आ गया, जब सिंबल्स इतने इजी बनाने थे तो इनके भी सीधा पोटेशियम का P लिख देते ना, अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वर्ड्स थे वो अलग लैंग्वेज से लिए गए थे, लैटिन से, जर्मन से एंड कुछ ग्रीक वर्ड्स थे। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ना 1 से लेके 20 तक तो याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हो, आप 20 तक याद करोगे आपका काम चल जाएगा बिल्कुल बढ़िया, सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। 20 तक तो याद होनी चाहिए, याद करो। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब समझो बेटा, ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ना 20 तक, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, अभी याद कर लेना, कल के लिए मत छोड़ना। जब भी आप कोई चीज कल के लिए छोड़ देते हो तो फिर वो रह जाती है। मैं बताती हूँ, मेरी कॉपी के जो पन्ने खाली छूट गए थे क्लास 11th में 12th में, वो आज भी खाली ही पड़े हैं। मैंने क्या सोचा था कि बाद में लिख लूंगी, लेकिन वो आज तक नहीं भरे गए, वो खाली पड़े हुए हैं, या तो वो फट गए उस कॉपी में से। समझे बात? तो इसीलिए कभी भी जब आप नोट कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो उसको बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो चीज छूट जाती है वो छूट जाती है फिर। तो अभी टाइम में क्या करो, इसको नोट करो, फिर 20 तक याद करो। अब इनके सिंबल्स देखो फटाफट से। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन F, नियॉन Na, सोडियम Na, ठीक है। बच्चे बोलते हैं मैम सोडियम का Na, बेटा बताया था अभी, कहाँ से, अलग लैंग्वेज से डिराइव हुआ है ये। मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात समझते हैं, ये जो सीरियल नंबर्स होते हैं ना, सीरियल नंबर्स, आज से आपके लिए ये सीरियल नंबर्स नहीं होंगे, आज से आपके लिए होंगे एटॉमिक नंबर। क्या होंगे ये? एटॉमिक नंबर। तो भाई पहले नंबर पे पहला, दूसरे नंबर पे दूसरा। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम लाइन से याद करना है। हाँ बेटा बिल्कुल लाइन से ही करने हैं, ऐसे याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे इस तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है, नंबर के साथ में। बहुत यूजफुल है। कैसे? जब आपको ये नंबर याद होंगे, जब आपको ये लाइन से याद होगा, तो आपको मास भी याद होंगे।
क्या करना होता है मास में, आपको सिर्फ कुछ याद रखने हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन का नंबर भी 1 होता है और मास भी 1 होता है, हर चीज का रीजन होता है बेटा। याद रखना हमेशा कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं होते, आपसे इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो चीज समझाई नहीं जा सकती होती है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको नहीं बता सकते प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनकी पूरी थ्योरीज, पूरे कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि बेटा एक्सेप्शन समझ के याद कर लो। लेकिन एक्सेप्शन जैसा कुछ रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर चीज के रीजन होते हैं, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री में भी, ठीक है। अब समझो, तो हाइड्रोजन का 1 याद रखना सेम, लेकिन बाकियों में करना है डबल 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 डबल, तो जो एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल कर देना, क्या आ जाएगा उसका मास। लेकिन सोडियम के केस में देखो, सोडियम का क्या है 11, कितना होना चाहिए था 22, लेकिन क्या लिखते हैं इसको 21, ठीक है, इसमें लिख दिया है ये 23, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या लिखते हैं इसको 23, समझ के बाद। तो आप हाइड्रोजन का 1 और सोडियम का 23 याद रखना, बाकी सब में डबल कर देना, आपके आंसर्स ठीक आएंगे, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब समझो बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आइटम्स ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बोल रखा है कुछ ही आइटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते। अब देखो कुछ ऐसे हैं जो रिएक्शन नहीं करते, इन्हीं को हम बोलते हैं नोबल, ठीक है। नोबल मतलब क्यों, क्योंकि वो रिएक्शंस शो नहीं करते, जैसे कि आइटम्स ऑफ नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड अदर कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बोल रखा है कुछ हीलियम, नियॉन, आर्गन जो आइडियल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, वो किसी के साथ में रिएक्शन शो नहीं करती, वो अकेली ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगली चीज, आइटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बोल रखा है ज्यादातर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ में बॉन्ड बना रखा होता है उन्होंने, ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं वो। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो समझते हैं। जैसे किसी भी एक मैटर का, किसी भी एक पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अगर हम बहुत सारे आइटम्स को मिला देंगे तो एक ग्रुप ऑफ आइटम बन जाएगा, उसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, समझ के बाद। अब समझो, तो जनरली ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बस कुछ कुछ होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल, 2 और मोर एटम ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जो कि सेम टाइप के हैं या फिर सेम टाइप के नहीं भी हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। अब समझो आगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, बोल रखा है जो मॉलिक्यूल ऑफ एटम होते हैं वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बहुत छोटा होता है, एस्केप हो जाएगा, तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, और दूसरा हाइड्रोजन का एटम मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, H2। सेम ऑक्सीजन, तो एक O एग्जिस्ट नहीं करता, O2 एग्जिस्ट करता है। सेम फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कभी N एग्जिस्ट नहीं करता, N2 एग्जिस्ट करता है, समझ गए बात। अब समझो भाई एटॉमिसिटी। आप एटॉमिसिटी वर्ड सुन के क्या समझते हो, तो भाई एटॉमिसिटी, एटम की सिटी, यानी कि किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, ये चीज बताती है कौन, एटॉमिसिटी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, अभी मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा बॉन्ड बना रखा होता है दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या होगा H2, यानी कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, समझ में आ गई बात। अगली चीज, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम बोल देते हैं एटॉमिसिटी। अब देखो आर्गन AR के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कैसा हो जाएगा, मोनो एटॉमिक, क्या हो जाएगा बेटा ये, मोनो एटॉमिक। हीलियम He के फॉर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डाई एटॉमिक, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी जो होगी वो होगी 2। हाइड्रोजन, ये भी क्या होगा, डाई एटॉमिक, यानी कि 2। फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक, यानी कि 4। सल्फर S8, पॉली एटॉमिक 8। ओजोन हमेशा O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। ये NCERT का चार्ट है, आपको याद होना चाहिए। देखो बेटा NCERT में जो भी कुछ है वो सब तो आपको आना ही चाहिए, मतलब कंपलसरी है। अब समझो बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि वाटर। अब वाटर जो होता है वो सिर्फ एक एलिमेंट से नहीं बना होता, वो 2 एलिमेंट से बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इसको हम बोलते हैं H2O वाटर। अब से कोई भी 9th क्लास में हो ना, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पानी चाहिए, क्या बोलेंगे, हमें H2 चाहिए भाई, H2,
समझ गए बात, फॉर्मूले से बोलना है। अगली चीज अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल। समझ के बाद, अच्छा आप मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी भी तो बता सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर की एटॉमिसिटी बताओ तो कितनी होगी, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो 3 हो जाएगी। अमोनिया, नाइट्रोजन कितना बेटा, 1, हाइड्रोजन 3, तो कितनी हो जाएगी, 4। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, कितनी हो जाएगी, 3। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझो आगे, फाइंड द एटॉमिसिटी। अब आपको क्या करनी है, एटॉमिसिटी बतानी है। आपके सामने लिखा हुआ है H2SO4, बेटा नोट करो, H2SO4, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, बीच में कुछ नहीं है तो प्लस, सल्फर कितने हैं, 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, कितना आएगा, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 7। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 लगाए, यानी कि सब में ही 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी सबको काउंट कर दोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी एटॉमिसिटी आ जाएगी। ये दोनों के दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आपको कमेंट्स में इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है, लिखने हैं। मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने आंसर दिए हैं इन दोनों के। आगे देखो, एटॉमिक मास एंड मास ऑफ वन एटम। देखो भाई समझते हैं क्या होता है। तो जो एटॉमिक मास है इसको हम बोलते हैं कि आप एक एटम का मास निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो आप, एक एटम का मास। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप क्या करो, इसका मास निकालो, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था डायरी बनाना, वैसे मेरी भी डायरी है। तो अगर मैं इसका मास निकालना तो आप निकाल सकते हो। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एक एटम निकालो और फिर उसका मास निकालो, निकाल सकते हो, बताओ बताओ, क्या आप किसी एक एटम का मास निकाल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि एक एटम तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब इतनी छोटी चीज का मास किस में निकालोगे, ग्राम में, केजी में, किस में निकालोगे भाई? तो उसके लिए एक अलग से यूनिट बनानी पड़ी, क्योंकि इतनी छोटी चीज है। तो छोटी चीज है तो यूनिट भी तो अलग से बनेगी। तो उसको हमने क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट। अब समझो, एटम इज सो स्मॉल, एटम बहुत छोटा होता है, दैट इट्स मास इज जनरली नॉट मेजर्ड इन ग्राम, इसलिए आप इसको ग्राम में मेजर नहीं कर सकते हो। अ न्यू यूनिट वाज डिफाइंड, एक नई यूनिट लेके आए हम, जिसका नाम हमने रखा एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको AMU कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसको U कहा जाता है, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस अभी भाई शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है, पहले AMU पूरा बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट। अब समझो हुआ क्या था, तो क्योंकि आप एक एटम का मास ऐसे लाइक वेइंग मशीन पे रख के तो नाप नहीं सकते हो, तो हमने क्या किया, एक रिलेटिव मेजर किया, ठीक है। और कार्बन के बेसिस पे, कार्बन 12 के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, सबके मास जो है वो डिफाइन कर दिए। अब समझो क्या बोला, द मास ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप इज टेकन 12 AMU। क्या किया इन्होंने, कार्बन के एक एटम का मास ले लिया 12 AMU। तो बोला 1 AMU जो होगा वो बराबर होगा किसके, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब समझो कि हाउ स्मॉल इज AMU, मतलब AMU की वैल्यू कितनी होती है भाई, देखो कितनी वैल्यू होती है, 1 AMU या फिर 1 U की वैल्यू होती है 1.6 10 to the power -24 ग्राम। तो आपको याद रखनी है 1.6 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। किसकी वैल्यू है ये, 1 AMU की। समझ गई बात, ठीक है। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालो, तो क्या होगा, सीधा आप मास लिखोगे और उसके आगे लिख दोगे AMU। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, अभी आपको मास दिखाया है, देखो बता देती हूँ, छोटा लेते हैं फिर मॉलिक्यूल, जैसे H2 है, H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और नीचे 2 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 × 2। अब 2 हो गया, लेकिन एक एटम का पूछा तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.6 10 to the power -24 ग्राम आपका ग्राम में मास आ जाएगा। समझ के बाद अब समझो आगे, एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए हैं, लेकिन हम तो बहुत तेज हैं भाई, हमने पहले पढ़ लिए। देखो देखो बेटा, हमने तो सबके पहले ही मास देख लिए थे एक बारी, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। क्या पढ़ेंगे बेटा, फॉर्मूला यूनिट मास। तो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम in a formula unit of a compound. This term is useful for compound which is made up of iron, metal, non-metal. देखो समझते हैं। तो बोल रखा है फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालने को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। एग्जांपल देखो समझते हैं पहले।
क्वेश्चंस बाद में करते हैं, पहले एक ब्लैंक साइड लेते हैं। देखो भाई, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल H2O, ध्यान से समझना, अगर आपको 2-3 समझ में आ जाएंगे आप सारे क्वेश्चंस उड़ा दोगे बेटा, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1। हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 2, तो इसको करोगे क्या? 2 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों H और O के बीच में कुछ भी नहीं है तो आप लगाओगे प्लस। फिर ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 नंबर पे, ठीक है। तो क्या होगा? 16। कैसे मैम, कैसे 16, कैसे 8 होगा ना बेटा? 8 तो एटॉमिक नंबर है ना, मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर का डबल, तो इसलिए क्या आया? 16। अब क्या हो जाएगा? 2 + 16 आ जाएगा आपका आंसर 18। बस इतना सिंपल, हाँ इतना ही सिंपल है। अब देखो एक और करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, समझो कार्बन का मास कितना होता है? देखो दोबारा से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितने नंबर पे आता है बेटा? 6। तो लिख दो 6। 6 लिखोगे? 6 नहीं, क्या लिखोगे? 12। क्यों? क्योंकि 6 तो एटॉमिक नंबर है और मास उसका डबल होता है। अब बीच में कुछ भी नहीं है तो प्लस। ऑक्सीजन का तो अभी हमने देखा था 16 × में 2, तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस डायरेक्ट आंसर आपका कितना आएगा? 44। क्या आएगा बेटा? 44। समझ के बाद? अच्छा और देखते हैं, देखो क्या लिखे? NH3 लिख लेते हैं, NH3, ठीक है। अब देखो NH3, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कितने नंबर पे? 7। 7 7 14 प्लस कितना होता है? 1। 1 × 3 3 होगा, तो 14 + 3 कितना आएगा बेटा? 17। समझ गए? इस तरीके से आप किसी का भी मास निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटा? मास। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, इनके मोलर मास निकालने हैं। पहला क्या है? C2H2। क्या बेटा? C2H2। चलो सॉल्व करें। C2H2, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 पे, तो कितना आएगा? 12 × 2 + 2, ठीक है। 24 + 2 कितना आएगा? 26। ये आ जाएगा आपका आंसर डायरेक्टली। फिर ये बोलेंगे सल्फर का मॉलिक्यूल। बेटा अगर ये S8 नाम भी लिख के दें तो आपको पता होना चाहिए, अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम कि जो सल्फर है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा? S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसी को हम बोलते हैं सल्फर मॉलिक्यूल। तो सल्फर देख लो कितने नंबर पे आता है? सेम फॉस्फोरस के लिए P4, ठीक है, कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई। HCl में क्या करोगे? हाइड्रोजन कितने पे आता है और क्लोरीन कितने पे आता है? मल्टीप्लाई कर दोगे, वो दोनों को प्लस कर दोगे। इसमें भी यही करोगे बेटा। इन सब के भी आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, ठीक है। डायरेक्टली बस लिख देना क्या? क्वेश्चन नंबर ये 6 डाल के आंसर्स लिख देना और वहां पे जो क्वेश्चन लिखा हो वो डाल के वो लिख देना आंसर्स। अगली चीज समझो। अब समझते हैं बेटा आयंस क्या होते हैं। तो आयंस होते हैं 2 टाइप के। पहली बात समझो, आयन का मतलब होता है सिंपल, किसी भी चीज के ऊपर अगर चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयंस। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब समझो होते क्या है, तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई भी एटम या फिर पूरे ग्रुप ऑफ एटम विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन। इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी वजह से? लॉस की वजह से या गेन की वजह से ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयंस। अब बेटा एक बात समझते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, फिर वो समझेंगे जो आगे वाला टॉपिक है। देखो बेटा पहले समझो कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लिखना साथ में, नोट करना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली, पूरा लिख देती हूँ, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। अब समझो ये A है और ये B है। इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। सेम इसके पास में कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो एज होल ही क्या है? पूरा न्यूट्रल है। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी पूरा का पूरा क्या है? न्यूट्रल। अब समझो बेटा होता क्या है, पूरे 4, वहां पे भी 4। इसने क्या किया? अपने नेगेटिव वाले दे दिए उठा के इसको, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। क्या दे दिए? अपने इलेक्ट्रॉन। तो जब ए वाले ने बी वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अपना नेगेटिव चार्ज दे दिया। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो मैं नेगेटिव हूँ, मैंने किसी को सारा का सारा नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो मैं कैसी हो जाऊंगी? पॉजिटिव। कैसी हो जाऊंगी मैं? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों चार्ज होते हैं साथ में प्रेजेंट, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। नेगेटिव दे दिया तो ये हो जाएगा क्या? पॉजिटिव।
इसके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन और नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। क्या तुम समझे? यानी कि जब भी कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? कॉन्सेप्ट है ना भाई। क्या कॉन्सेप्ट है? कि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, कोई दे देगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब समझते हैं जो पीछे लिखा हुआ है। बोला दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनायन, एक होता है केटायन। तो न्यूट्रल एटम के अंदर दो चीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं क्या, केटायन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हम उसको बोलते हैं एनायन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझो डेफिनेशन। तो केटायन आर एटम्स दैट कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। केटायन क्या होते हैं? ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। द पॉजिटिव चार्ज इज अ रिजल्ट ऑफ द एटम कंटेनिंग मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। बोल रखा है इसमें क्या होते हैं? ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए होते हैं किसी को। ठीक है। अगली चीज, एनायन आर एटम दैट कंटेन नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो एनायन क्या होते हैं? इनके ऊपर क्या होते हैं? नेगेटिव, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव चार्ज को ले लिया होता है किसी से। याद रखना ये चीज हमेशा। तो बेटा आप समझेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। भाई वैलेंसी का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसी चीज को हम बोल देते हैं वैलेंसी। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज और शेयर्ड बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर शेयर करेगा, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन देता, लेता या फिर शेयर करता क्यों है? मतलब क्या जरूरत पड़ रही है इन चीजों की? तो क्यों करता है वो ऐसा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्योंकि किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होना है तो वो क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है, या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेता है। नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसको और अच्छे से समझेंगे डायग्राम्स के साथ में। ठीक है। अब समझो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोल देते हैं? वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब जब दो मिलेंगे, और मिलेंगे कैसे? जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझे बात? अब समझो, द वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद एटम फॉर अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। बोल रखा है क्या कि जो वैलेंसी है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए? देखने के लिए कि कैसे दो एटम मिलेंगे और वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब समझो भाई, एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सा ये चार्ट दे रखा है। इतना काम का है ना बेटा कि अगर आपको बस ये चार्ट याद है तो आप सारे के सारे केमिकल फॉर्मुलास बना सकते हो। मैं आपको इतना इजी तरीका बताने वाली हूँ आज केमिकल फॉर्मुला बनाने का कि आप सारे फॉर्मुले बना दोगे और पेपर में सारे के सारे आंसर आप करके आओगे और वो सही भी जाएंगे। देखो समझते हैं। सबसे पहली बात, सोडियम Na पॉजिटिव। पेन चेंज करते हैं बेटा, ये दिखेगा नहीं आपको। सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये ऐसे याद रखना है। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2। ये सब कुछ आपको याद होने चाहिए, ये पूरा का पूरा चार्ट। अब देखो यूजफुल कैसे वो समझाती हूँ नेक्स्ट वाली स्लाइड में। देखो अब यहाँ पे आपसे बोल रखा है राइट केमिकल फॉर्मूला। आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो पहले लिख लो हाइड्रोजन और फिर लिख लो क्लोराइड का Cl। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी दे रखी है क्या यहाँ पे? कहीं पे देखो बेटा, ढूंढो। हाइड्रोजन दिख रहा है? हाइड्रोजन, हाँ बेटा हाइड्रोजन दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? H पॉजिटिव। तो हम क्या लिख देंगे उसके नीचे? यहाँ पे हम लिख देंगे पॉजिटिव। अब देखते हैं बेटा Cl, क्लोराइड दिख रहा है कहीं पे? क्लोराइड, हाँ। तो क्या बेटा? Cl नेगेटिव। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? नेगेटिव। अब इनको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? HCl। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बेटा हमने लिखा H और सल्फाइड की जगह पे लिखा S। अब देखो हाइड्रोजन का तो हमें पता है क्या होता है? पॉजिटिव। सल्फाइड का देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे आपको सल्फाइड दिख रहा है? सल्फाइड 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 क्या होता है बेटा? S2 नेगेटिव। क्या होता है? 2 नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 नेगेटिव। अब कर देंगे इसको हम क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या बन जाएगा? H2S। क्या आप समझ गए? इतने इजी तरीके से आपके फॉर्मूले बन सकते हैं अगर आपको ये वाला चार्ट पूरा का पूरा पता है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बेटा एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? An और ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? O। अब चलो पीछे चलते हैं फिर से। देखो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम दिख रहा है कहीं पर भी? एल्युमिनियम ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो। हाँ एल्युमिनियम नहीं, कहाँ है? ये रहा। एल्युमिनियम क्या होता है? Al+3। तो बेटा क्या लिखोगे आप? इसके नीचे लिख दोगे +3। और ऑक्साइड का क्या होता है? देखो देखो यहाँ पे ऑक्साइड कहाँ पे लिखा हुआ है? ढूंढो भाई, दिख रहा है कहीं पे? वैसे 2 होता है इसका। ये रहा ऑक्साइड, क्या होगा?
-2। तो यहाँ पर लिख दो बेटा क्या, -2। अब इसको कर दो क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, Al2O3। क्या आप समझ चुके हो इतनी बात? इस तरीके से करोगे तो आपके सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। बस आपको क्या करना है, अब देखो इसको याद कैसे करोगे। तो आप ना इसको कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखना शुरू करो, फटाफट से लिखो, जल्दी जल्दी से। ऑक्सीजन का ये होता है, सल्फाइड का ये होता है, ठीक है, सल्फेट का ये होता है। जब आप ऐसे 1-2 बार लिखोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या करना है, ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। जिसका आंसर नहीं आए या फिर जिसको आंसर समझ में ना आए वो बस कमेंट में लिख देना कि दीदी या फिर मैम इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो इसका आंसर बता दो, मैं आपको कमेंट कर दूंगी। समझ में आ गई बात? अब बेटा देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप खुद से करोगे सॉल्व। उसके बाद में बोला राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। बेटा सोडियम का क्या होता है, Na, ऑक्साइड का O। अब चलो पीछे चलते हैं। सोडियम क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्साइड का क्या है बेटा, 2। तो देखो कहां गया क्वेश्चन, सोडियम का क्या है बेटा 1 और इसका क्या है 2। अब कर दो इनको क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, Na2O, और यही आपका क्या है आंसर। सेम ऐसे ही आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं भाई। बस आपको वैलेंसीज देखनी है, डायरेक्टली उनके नीचे लिखने ही उनकी वैलेंसीज और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे होगा इजी, अगर आपको सिंबल्स आते होंगे, अगर आपको वैलेंसीज आती होंगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। समझ में आ गई बात? यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इनके केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहीं पे आपका जो चैप्टर है पूरा का पूरा खत्म होता है। हमने फटाफट से बस 40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है रिवाइज कर लिया बहुत ही अच्छे से, और एक फाइनल शॉट था, ठीक है, यानी कि फाइनल शॉट। अब आपको दोबारा से कुछ नहीं करना, बस एनसीईआरटी उठाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो बस एक मैसेज करना है और आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड जय हिंद, जय भारत।